हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। ओके, तो जैसा कि आपको पता है, एक मिनट। ओके, आपको पता है प्रोबेबिलिटी मैंने स्टार्ट किया था, ठीक है ना। बेसिक डेफिनेशन में पढ़ाया था। लास्ट क्लास में मैंने तो पढ़ाया था एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना, रैंडम एक्सपेरिमेंट। ओके, सैंपल स्पेस, ट्रायल, इवेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इवेंट, श्योर इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, ये सारे केसेस पढ़ाए थे। आई होप तुम्हें सारा समझ में आया होगा, तुमने सारे केस की स्टडी की थी। और मैंने जितना भी कुछ था अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स पढ़ाया था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अलजेब्रा इवेंट, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए बट नॉट इवेंट बी, ओके, ये सारा केस पढ़ाया था, ठीक है। तो आई होप तुम्हें सारा समझ में आएगा। आज थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आज हम प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन पढ़ लेंगे, ठीक है। तो पहले एक दो केस और लिखना जो पढ़ाना है मुझे, उसके बाद प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन बता दूंगा, ठीक है। तो पहले लिखना इसमें केस लिखना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेंट, ठीक है ना। डिफरेंट टाइप ऑफ इवेंट्स, इसमें पहला लिखना इक्वली लाइकली इवेंट, ठीक है, लाइकली इवेंट। इसको तो मैं एक स्टेटमेंट बोलता हूँ, एक एग्जांपल तुम्हें देके बोलता हूँ, ठीक है ना। जैसे तुमने ना एक कोइन फेंका, ठीक है ना, एक कोइन फेंका, राइट। अब ये कोइन में या तो हेड या फिर टेल, राइट। दोनों के क्या बराबर चांस है। इसके चांस कितने 50%, चांस इसके भी कितने 50%। तो ये जो occurrence of head and occurrence of tail both are equally likely. या सिंपल ऐसे समझो, you have a dice and unraised dice जिस पर मार्क्स है 1 2 3 4 5 6 अप टू 6 मार्क है, ठीक है ना। अब कोई भी नंबर आने की प्रोबेबिलिटी एक बार फेंक रहे हो, ठीक है ना। कोई भी नंबर आ सकता है, हर एक जो नंबर है ना अपने आप में इक्वल वेटेज रखता है। कोई भी नंबर कितने 6 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 4 आ सकता है। तो यानी occurrence of any number are the equally likely, राइट है कि कोई दिक्कत होगी तो लिखना है इसको। फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल समझो। फॉर एग्जांपल, टॉसिंग अ फेयर कोइन, सैंपल स्पेस लिखना है h, t, ओके, h, t, ठीक है ना। मैं इसमें डेफिनेशन नहीं लिखा, अपनी लैंग्वेज समझता हूं, ठीक है ना। टॉसिंग अ फेयर कोइन, सैंपल स्पेस h, t एंड occurrence events occurrence head and event occurrence tail या फिर tail appear, both are equally likely events, both are equally likely events, ओके, ठीक है ना। दूसरा एग्जांपल क्या है, टॉसिंग या फिर टॉसिंग इन अनबेस्ड डाइस, ठीक है ना। टॉसिंग एंड अनबेस्ड डाइस एंड appeared any number, event appeared any number and each number, ऐसे लिखना, occurrence each number, the event of appeared, the events of appeared any number is an equally likely event, okay। तो अभी ये तो समझ में आ गया equally likely event क्या है। दूसरा फंडा समझना, दूसरा लिखना म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स, बहुत सिंपल फंडा है म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट, ठीक है ना। म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट, इसको समझते हैं, नेक्स्ट क्या है, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स, ओके, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट। अरे यार किसने आपको बोले
नेक्स्ट देखना म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स। देखो म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट की जब बात करना है तो किसी एक इवेंट की बात नहीं करूंगा, मोर देन वन इवेंट की बात कर रहा है। एक इवेंट कभी भी म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट नहीं होती, ठीक है ना। मोर देन वन इवेंट, दोनों मोर देन वन इवेंट को कंबाइन करके होता है म्यूचुअली एग्जॉस्टिव, ठीक है ना। तो इस केस में देखो मैंने एक कोइन या 3 कोइन लिए, टॉसिंग 3 कोइंस, टॉसिंग 3 कोइंस, समझ गए इसको। तुम्हारे पास सिंपल स्पेस क्या आएगा, लेट ऐसे प्लॉट लेट टॉसिंग 3 कोइंस। सैंपल स्पेस क्या आएगा, सैंपल स्पेस तुम्हारे पास मिल गया हेड है, हेड हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, टेल टेल, हेड टेल, ओके, एंड टेल हेड, लास्ट वन टेल। ये तुम्हारे पास क्या सैंपल स्पेस, इज दैट क्लियर? आई होप ये तो समझ में आ रहा है। दिस इज द सैंपल स्पेस। अब इसमें मैं एक इवेंट लिखना 2-4, ठीक है ना। देखो ध्यान से, इवेंट ए, नो टेल appear, no टेल appear। इवेंट बी, एग्जैक्टली या फिर एटलीस्ट 1 टेल appear। 2 इवेंट लिखा मैंने, तीसरा भी लिख सकता हूं, ठीक है ना। अभी मैं 2 को समझ रहा हूं। तो इवेंट ए के लिए तुम्हारे पास केस कैसे अप्लाइड, नो टेल अप्लाइड, नो टेल अपीयर्ड। यहां से लेकर यहां तक सब में कोई ना कोई टेल है, एक्सेप्ट दिस फंडा। तो इसके लिए फंडा क्या होगा, सुनना मेरी बात। इवेंट बी देखो, एटलीस्ट 1 टेल अपीयर्ड, एटलीस्ट 1, ये 1 का चलेगा। मोर देन 1 भी हो सकता है, 2 टेल और मोर देन 2 भी हो सकता है। तो ये आ गया हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, टेल हेड टेल, लास्ट में टेल। ये बंदा। अच्छा एक बार तुम ए यूनियन बी निकालो, तुम जैसे ही ए यूनियन बी निकालोगे तो ये और ये साथ में होंगे, और जैसे तुमने इन दोनों को यूनियन निकाला बन गया ये फंडा, बन गया क्या एस। अगर 2 इवेंट का यूनियन सैंपल स्पेस के इक्वल आ जाए देन बोथ द इवेंट्स आर म्यूचुअली एग्जॉस्टिव, ठीक है ना। देन ए एंड बी आर म्यूचुअली exhaustive events, mutually exhaustive events। रटेगी ये था एग्जांपल, इसको नोट कर लो फटाफट से, उसकी डेफिनेशन लिखा रटेगी। आई होप समझ में आ गया, ठीक है। ये फंडा बिल्कुल इजी था, तो फटाफट से नोट कर लो फटाफट से। आगे फंडा मैं तुम्हें समझाता हूं, आगे देखो इसमें रफ करोगे, ठीक है ना। मैंने लिख रहा हूं, अब इसकी डेफिनेशन बता रहा हूं, ठीक है ना। लेट, डेफिनेशन क्या है, लेट सैंपल स्पेस of a random experiment is S, ठीक है। and event A, B and C are the events of sample points from sample space, are the events of sample point from
सैंपल स्पेस एस, ठीक है ना। एंड इफ अब कहानी ए यूनियन बी यूनियन सी, अगर ऐसे आ जाए ए यूनियन बी एस आ जाए तो ए और बी कैसे है, म्यूचुअली एडजस्टिव। ए एंड बी म्यूचुअली एडजस्टिव, अगेन म्यूचुअली एडजस्टिव। नेक्स्ट फंडा, अगर तुमसे मिल जाए बी यूनियन सी, अगर ये एस मिल जाए तब बी एंड सी क्या बोलोगे, म्यूचुअली एडजस्टिव। नोट कर लेना, अगर ये मिल जाए ए यूनियन सी, कितना मिल जाए एस मिल जाए, अगेन क्या बोलोगे ए एंड सी, कैसा केस, म्यूचुअली एडजस्टिव। एंड लास्ट में कोई भी एक मिले ए यूनियन बी यूनियन सी, कितना मिल जाए एस, तब इस केस में ए कॉमा बी एंड सी ऑल थ्री आर म्यूचुअली एडजस्टिव इवेंट्स। ये फंडा क्या है म्यूचुअली एडजस्टिव इवेंट का, राइट है कि नहीं। यूनियन निकालना तुम्हें आता होगा, सेट तुमने ऑलरेडी स्टडी कर रखी, तो सिंपल फंडा है, ठीक है ना। इसको मैं रफ करता हूं। आइडिया क्वेश्चन तुमको समझ में आ गया होगा, इतना टफ नहीं है, बहुत मजेदार चीज है, ठीक है ना। अगर तुम इसको टाइम पर पढ़ोगे तो ये बहुत तुम्हें इंटरेस्ट दिलाएगा, राइट है कि नहीं। और जिसने इसको इग्नोर किया ना वो फिर उसको इतना भयंकर तरीके से इग्नोर करेगा, सोच भी नहीं सकते हो, ठीक है ना। तो ये तुम्हें समझ में आ गया होगा, ठीक है। ओहो क्या गर्मी है, ओहो ठीक है। नेक्स्ट देखो म्यूचुअली एडजस्टिव, ठीक है ना। और नेक्स्ट केस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। वर्ड से समझ में आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। समझ में आएगा। म्यूचुअली देखो एडजस्टिव और एक्सक्लूसिव हमेशा कम से कम 2 इवेंट तो लेके चलेगा वो, राइट है कि नहीं, एक इवेंट कभी नहीं बोलेगा। देखो लेट एस बी द सैंपल स्पेस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। किसकी बात कर रहा हूं मैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट, ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है, ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, राइट है कि नहीं। सुन लेना मेरी बात। लेट एस बी द सैंपल स्पेस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड ए कॉमा बी कॉमा सी आर इवेंट्स फ्रॉम सैंपल स्पेस। ऐसे समझो, फ्रॉम द सैंपल स्पेस एस, देन नंबर 8 इफ, पहले तुमने क्या निकाला, यूनियन निकाला। अगर तुम निकाल रहे हो ए इंटरसेक्शन बी और क्या आ जाए नल सेट, बी इंटरसेक्शन सी क्या आ जाए नल सेट, सी इंटरसेक्शन ए क्या आ जाए नल सेट, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या आ जाए नल सेट। अगर कोई भी एक भी नल सेट आ जाए, जैसे ये आ गया, तो यहां पर ए और बी कैसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, देन A and B both are mutually exclusive events, right है कि नहीं। जैसे B और C का इंटरसेक्शन कितना है 5, तो यहां पर B एंड C कैसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, राइट है कि नहीं। कल को C और A का इंटरसेक्शन कितना है 5, it means C and A are mutually exclusive events, C and A। इस केस में देखो A B C all the three are कैसे 5 are कॉमन, इसका मतलब A, B and C कैसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, राइट है। तो ये तो समझ में आ गया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव म्यूचुअली एडजस्टिव, राइट है कि नहीं।
कोई दिक्कत होगी? अच्छा कुछ खास बात है, एक जो चीज मैं तुमसे पूछ लूं, सबको इसका फॉर्मूला आता होगा? क्योंकि मैं बताने वाला नहीं हूं और थोड़ा बताऊंगा तो मैं फिर वेन डायग्राम से बता दूंगा, तो वेन डायग्राम पता ही होगा। मुझे पता है तुमने सेट पढ़ लिया है, ठीक है ना, इसलिए मैंने टॉपिक स्टार्ट किया और सेट में तुम्हारी वर्क बहुत ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, कल को किसी ने बोल दिया ए यूनियन बी, जिसको नहीं पता है लिख लो स्टार आ गई। कल को किसी ने पूछ दिया तो तुम क्या बोलोगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटरसेक्शन बी। बहुत जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है ना। कल को किसी पूछ लिया जाए नंबर ऑफ, तुम यहां से ए इंटरसेक्शन बी भी निकाल सकते हो, इसको जब ऐसे उसको तो कुछ भी निकाल सकते हो। ए इंटरसेक्शन बी पूछ लिया जाए तो ए इंटरसेक्शन बी दे रहा होगा, निकालो ऐसे। कल को कोई ये पूछ ले ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीन सेट के बारे में बोल दे तो तुम क्या बोलोगे? नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसको तुम याद रखना, ठीक है ना। एज इट इज फॉर्मूले प्रोबेबिलिटी में यूज करूंगा मैं, ठीक है ना। कल को दिक्कत नहीं होगी, राइट है कि? तो फटाफट से लिख लो इसको, लिख लिया होगा मुझे पता नहीं है तुमसे, इस चीज में तुम बहुत आगे रहे, राइट है कि? नेक्स्ट देखो, ठीक है। ओहो, अब तुम्हें मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, सोच के बताना। अ कॉइन टॉस्ड 3 टाइम्स, लिखना अ कॉइन टॉस्ड 3 टाइम्स, 3 बार फेंका जा रहा है, ठीक है ना, 3 टाइम्स। सुन लेना भाई, अभी प्रोबेबिलिटी में कुछ नहीं करा है। कंसीडर द फॉलोइंग, कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स, कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स। पहला इवेंट एक है नो हेड appear, ठीक है ना। बी नो हेड appears, exactly one head appear, exactly one head appear, ठीक है ना। सी क्या बोलता है? एटलीस्ट 2 हेड appear, एटलीस्ट 2 हेड appear, ठीक है ना। ओके, अब क्वेश्चन आगे, इसके आगे देखना, इसके आगे क्वेश्चन क्या लिखा है? डू दे फॉर्म अ सेट ऑफ, डू दे फॉर्म अ सेट ऑफ mutually exclusive and mutually exhaustive events, ठीक है ना। समझते चलना मेरी बात, स्टेप बाय स्टेप चलो, ठीक है ना, इतना टफ नहीं है। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना होगा भाई? सबसे पहले सैंपल स्पेस, बाकी जो भी तुम स्टडी करोगे ना on the basis of sample space, without sample space you can't study about other events, okay? So first of all you need to write the sample space. So भाई sample space s के बाद में स्टडी करने से मुझे पता चला कि ये सब ये केस आ रहा है, 3 बार फेंक, 3 बार हेड आ जाए, 2 बार हेड आ जाए और लास्ट बार क्या टेल आ जाए। फर्स्ट हेड, सेकंड टेल, थर्ड हेड, कुछ भी हो सकता है। फर्स्ट टेल एंड लास्ट टेल 2 हेड, राइट? हो सकता है ऐसे हेड आ जाए और लास्ट में 2 टेल आ जाए। फर्स्ट टेल हेड टेल, राइट? नेक्स्ट टेल टेल हेड, ठीक है ना। नेक्स्ट टेल टेल टेल, ये आगे माने सेंटेंस, ओके। थोड़ा इधर चलते हैं, अब आ जाओ इवेंट ए का है, इसकी स्टडी में करते हैं। नो हेड अपीयर, नो हेड अपीयर इवेंट ए क्या है? ओनली एक यही केस बच गया, टेल टेल टेल, और कुछ केस है क्या? नो हेड अपीयर, बाकी सब में कोई ना कोई हेड। दूसरा एग्जैक्टली वन हेड अपीयर, इवेंट बी को ध्यान से, ओनली
एग्जैक्टली वन हेड, मतलब एक ही हेड आना चाहिए, ज्यादा नहीं कम नहीं। क्या क्या कैसे, एक तो ये रहा, एक ये रहा और एक आ गया एक ये रहा, ठीक है ना, यही केस पॉसिबल है क्या? देन वी विल राइट हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल टेल। इज दैट क्लियर नाउ? ठीक है ना। नेक्स्ट इन नेक्स्ट ऑप्शन सी, ऑप्शन सी को ध्यान से देखो, एटलीस्ट 2 हेड अपीयर, कम से कम 2 हेड अपीयर चाहिए, और कम से कम 2 हेड अपीयर वाले ये स्टार्ट के 4 केस ना, ये जो भी है 4 या 5, ये केस क्या है, एटलीस्ट 2 है, क्योंकि उसके बाद तो हेड कम हो रहे हैं, तो तुम्हारे पास सी का केस आ गया, एटलीस्ट 2 और 3 चलेगा, 3 से ज्यादा तो आ नहीं सकते। कल को मैं अगर बोलूं ये भी चलेगा सर, हेड टेल हेड, टेल हेड, और तो कोई केस पॉसिबल नहीं है। रेडी, पहले देखो म्यूचुअली एग्जॉस्टिव, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, पहले म्यूचुअली ए इंटरसेक्शन सी निकाल, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब ए इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, ए इंटरसेक्शन ए क्या है, ये रहा, और बी कहां है, ये रहा, इन दोनों में कोई एक एलिमेंट कॉमन आ रहा है क्या, नो एलिमेंट कॉमन, ये क्या है, और नो हेड अपीयर, और ये क्या है, एग्जैक्टली वन हेड, क्या है, यहां से कोई एलिमेंट है, नो एलिमेंट, तो ये कितना आ गया 5, और ये 5 ए एंड बी कैसे, ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, समझते चलना कैसा फंडा है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, हटेगी। नेक्स्ट, अच्छा एक बार ए इंटरसेक्शन सी निकाल लेना, ए इंटरसेक्शन सी, ए ये रहा, सी ये रहा, ये बोला है नो हेड अपीयर, और ये बोला है एटलीस्ट 2 हेड अपीयर, सी क्या बोला है, एटलीस्ट 2 हेड अपीयर, मतलब इस केस में उसको हेड तो है, ये बोला सी ऑप्शन में क्या बोला है, एटलीस्ट 2 हेड अपीयर, मतलब हेड तो है, लेकिन ये क्या बोला है, नो हेड अपीयर, तो कुछ कॉमन आएगा क्या, नो कॉमन। ए एंड सी कैसे, ए एंड सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, हटेगी, कोई दिक्कत। नेक्स्ट आ जाओ, इसको मैं रख दूं, नेक्स्ट आ जाओ, ध्यान से बोलो, बी और सी का देखने के बाद बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, बी ये रहा, इसने बोला एग्जैक्टली 1 हेड, और सी बोला एटलीस्ट 2 हेड, मतलब इसके पास 1 हेड ही आएगा, 1 से ना तो कम ना कम, और ये भाई साहब बोले 2 हेड, 2 हेड से ज्यादा है, 2 हेड से इक्वल, लेकिन ये बोला है 2 से, मैं 2 के पास पहुंच ही नहीं पा रहा, ये बोला है 2 से कम ही नहीं हो सकता मैं, तो कैसे कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन आएगा क्या, देख सकते हो एलिमेंट, नो एलिमेंट इज कॉमन, तो बी इंटरसेक्शन सी भी क्या है, इसका मतलब बी एंड सी, ये भी कैसा है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, रेडी। नेक्स्ट, अच्छा एक लास्ट केस बच गया, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, क्या इन तीनों में कुछ कॉमन आएगा, नथिंग इज कॉमन, नॉट एनी एलिमेंट विल बी कॉमन, कुछ भी कॉमन नहीं हो तो इंटरसेक्शन बी कैसा आएगा, मतलब ए कॉमा बी कॉमा सी, ये कैसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है ना, कोई दिक्कत, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव फंडा तो समझ में आ गया। अब नेक्स्ट केस पूछा उसने म्यूचुअली एग्जॉस्टिव, ध्यान दो, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव मतलब यूनियन लूंगा, और जैसे तुम यूनियन लोगे तो क्या देखोगे कि किसका यूनियन सैंपल स्पेस के बराबर है, किन दो इवेंट्स या मोर देन 2 इवेंट्स का यूनियन सैंपल स्पेस के बराबर है, ये मैं चेक करूंगा, इज दैट क्लियर नाउ? तो आगे चलते हैं, मैं इसको रफ कर देता हूं, ठीक है, इसको मैं रफ कर दूंगा, ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा। ओहो क्या गर्मी है भाई, अरे बी सी कितना था यार, सी कितना है, सी को मैं हेड लेता हूं, एटलीस्ट 2 हेड है, ठीक है, आगे कहां आगे से दिक्कत नहीं, हेड हेड टेल हेड टेल टेल हेड टेल हेड टेल हेड हेड, यही कैसे और कुछ कुछ। अच्छा ए यूनियन बी निकालो, ए और बी निकालोगे तो दोनों देखो ये क्या हो जाएगा, सिर्फ इतना हो जाएगा, हेड टेल 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 हेड टेल टेल हेड और टेल टेल, बट नॉट बीबीएस, नॉट इक्वल टू एस, तो क्या ए और बी म्यूचुअली एडजस्टमेंट, नॉट ए एंड बी नॉट म्यूचुअली एडजस्टिव, ठीक है ना। सिमिलरली तो
बी यूनियन सी निकालो, ये भी क्या है, नॉट इक्वल टू एस, तो बी और सी भी क्या होगा, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव नहीं होगा, बी एंड सी भी क्या होगा, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव नहीं है, ठीक है ना। अच्छा ए यूनियन सी निकालो, सी ए रहा, इसमें 4 एलिमेंट, इसमें 5 एलिमेंट, सॉरी 1 एलिमेंट, तो टोटल मिला के ए यूनियन सी में कितना होगा, 5, ठीक है ना। लेकिन एस में कितने, 8 एलिमेंट, तो क्या इक्वल टू एस आएगा, नहीं है। तो ये भी कैसा है, ए एंड सी दोनों कैसे, नॉट म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स। लेकिन कहानी थोड़ा उल्टा पड़ गया, तुमने इसको ए यूनियन बी यूनियन सी निकाला तो पूरा पूरा ऐसा आ जाएगा, ये तो ये बी ए रहा, सी ए रहा, निकाल के देखो ऐसा आएगा, और जैसे ही ऐसा आएगा तो ए कॉमा बी एंड सी कैसा, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव, ठीक है ना, इवेंट। इज दैट क्लियर नॉट? तो आइए आपको समझ में आ गया, राइट, इतना फंडा तो समझ में आ गया। अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी। ये ये तुम्हारी थी सारी की सारी बेसिक डेफिनेशन, ये तुम्हारा सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट जो प्रोबेबिलिटी का वही, राइट। इस वीडियो को तुम इग्नोर कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि इसको तुमने इग्नोर किया तो आगे आने वाली डेफिनेशन तुम्हें समझ में नहीं आएगी, क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा बिल्कुल। जब तक तुम्हें इवेंट्स के बारे में नहीं पता, एग्जॉस्टिव म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के बारे में नहीं पता, क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, व्हाट इज द कंपाउंड इवेंट, व्हाट इज द सिंपल इवेंट, व्हाट इज द मिक्स्ड इवेंट, व्हाट इज द कंपोजिट इवेंट, इस टाइप से किसी तरह से क्वेश्चन दे सकते हैं, ठीक है ना। अगर उसने क्वेश्चन में किस टाइप किसी वर्ड का यूज किया, कुछ ना कभी-कभी वर्ड यूज करता है एक्सपेरिमेंट, और कभी-कभी पूछता है रैंडम एक्सपेरिमेंट, क्वेश्चन चेंज होता है, और तुम्हें इनके बारे में नहीं पता, then you cannot address the question and you can't apply the concept of probability on that question, okay. So that's why the starting point of view is a very important part of probability. So तुम्हें पहला पार्ट तो तुम्हें देखना ही पड़ेगा, और वो भी सिंसियर तरीके से, रेगुलर तरीके से, डिसिप्लिन के साथ सारे नोट्स बना के रखो। फर्स्ट पार्ट के इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो मुझे पता है स्टार्टिंग का पार्ट थोड़ा बोरिंग है, तो भैया झेलना तो पड़ेगा, तुम्हें झेलना पड़ेगा, आज ही बोल रहा हूँ, तो झेलो इसको। नहीं झेलोगे तो भैया क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नहीं होगा, प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन हर साल 1 या 2 क्वेश्चन डेफिनेटली आना। किसी भी कोई टॉपिक को हटा सकता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी को कभी नहीं हटाता। इवन प्रोबेबिलिटी एंड पीएनसी कभी नहीं हटाता। आईटी एडवांस एज वेल एज जेईई मेंस, दोनों में से कोई भी प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन नहीं हटाता। कोई भी नहीं चाहता कि मैं अपनी प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन हटा दूं। प्रोबेबिलिटी को दोनों ही जेईई मेन एज वेल एज जेईई एडवांस दोनों बहुत प्यार करते हैं, ठीक है ना। तो भैया इसका क्वेश्चन स्किप नहीं हो सकता। क्वेश्चन बहुत इजी होता है, कंसेप्ट होता है, समझ ले, जिसको समझ में आ गया, जिसको इनका वर्डिंग का मीनिंग समझ में आ गया, वो क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। उसके लिए बोर्ड का क्वेश्चन और जेईई का क्वेश्चन एडवांस और मेंस सब बराबर लगता है। अगर ये वर्डिंग समझ में नहीं आएगा तो फिर टफ लगेगा, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं आगे। अब नेक्स्ट फंडा क्या है, प्रोबेबिलिटी का फंडा है, ठीक है ना। तो अब आगे चलते हैं। लिखना एक्सियोमेटिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी या फिर क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। एक्सियोमेटिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो फंडा क्या है, एक्सियोमेटिक ऑब्लिक क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। देखो भैया तुमसे एक बात कहूं, एक होता है मैथमेटिकल डेफिनेशन, तो मैं सिंपल लैंग्वेज समझाता हूं, ठीक है ना। मैथमेटिकल क्लासिक, तुमने 2 टाइप के म्यूजिक सुने होंगे, एक होता है वेस्टर्न म्यूजिक, एक होता है क्लासिकल म्यूजिक। क्लासिकल म्यूजिक बोलते हैं इंडियन, ठीक है ना, इंडियन म्यूजिक। जैसे पुरानी मूवी आती थी, लता मंगेशकर, कुमार सानू को नहीं पता, किशोर कुमार, इनके गाने जो होते थे ना, रियल में बोलते हैं क्लासिकल म्यूजिक। जो आजकल म्यूजिक में बोला वेस्टर्न। अब तुमसे पूछो विच इज टिपिकल, तो मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ दावे के साथ क्लासिकल इज रियल बट टिपिकल, वेस्टर्न इज वेरी इजी, ठीक है ना। समझ में आया ना, क्लासिकल रियल में वेरी टिपिकल, वेस्टर्न म्यूजिक इज वेरी इजी। ऐसे ही यहाँ पर भी क्लासिकल डेफिनेशन, तुम डेफिनेशन देखोगे, तुम जब तक तुम्हें मतलब मैथमेटिकल बेसिक नहीं पता होगा, तुम क्लासिकल डेफिनेशन समझ नहीं सकते। जिसको पता होगा वो टीडीएल में समझ लेंगे। लेकिन अगर मैं किसकी बात करूं मैथमेटिकल डेफिनेशन की, तो मैथमेटिकल डेफिनेशन सिंपल सबने पढ़ रखा है कि कितने तुम्हारे पास फेवरेबल आउटकम्स है और टोटल आउटकम्स कितना, ये मैथमेटिकल डेफिनेशन, ये तुम्हारी क्या है मैथमेटिकल डेफिनेशन। समझ में आया। तो मैथमेटिकल डेफिनेशन मुझे कुछ
बताने के लायक नहीं। क्लासिकल में क्या है, क्लासिकल में देखो प्रोबेबिलिटी और अब तुम्हें क्लासिकल की जरूरत है। यू आर नॉट इन 9th 10th। प्रोबेबिलिटी इज अ क्लासिक क्या इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन। पहली बात तो टॉपिक आना चाहिए फंक्शन। फंक्शन क्या है, सबने क्वाड्रेटिक पढ़ रखा है और 12 बार ओपन में फंक्शन पढ़ा रखा है, ठीक है ना। तो सबको पता है रियल वैल्यूड फंक्शन मतलब जिसकी रेंज क्या होगी, रियल, जिसकी रेंज कितनी होगी, रियल, सारी का रियल वैल्यू, रियल वैल्यूड फंक्शन विच रेंज whose range will be in close 0 to 1, मतलब मिनिमम वैल्यू 0 मैक्सिमम वैल्यू 1। समझ में आया? क्या तुमने 9th 10th क्लास में प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी क्या, कि प्रोबेबिलिटी की मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, 0 से कम नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती, क्या मतलब, और 1 से ग्रेटर नहीं हो सकती, 1 के इक्वल हो सकते पर लेकिन 1 से ग्रेटर नहीं हो सकती, यही पढ़ी थी। रेडी, यानी कि p बिलोंग्स टू 0 to 1, probability of any event, probability of any event P, any event E, इसको रिप्रेजेंट करना है PE, probability of event E belongs to 0 to 1, is that clear or not? तो ये तुम्हारी क्या क्लासिकल डेफिनेशन या फिर एक्सियोमेट्रिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। सिंपल देखा कि रेंज देखा, प्रोबेबिलिटी की रेंज कितना 0 से 1 के बीच में, इट इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल इसकी वैल्यू कितनी आएगी, मतलब रेंज कितनी आएगी, सब 0 से 1 में जो भी वैल्यू आएगी सर कैसे आएगा, रियल वैल्यू, राइट है कि नहीं। ये क्या तुम्हारा क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ एक्सियोमेट्रिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, राइट है कि नहीं। आगे चलते हैं, समझते चलना, ठीक है। अरे यार देख लो, अच्छा जी, तो ये तो मैं समझ में आ गया हो, ठीक है ना। कुछ 2-4 पॉइंट है, नंबर लिख लेगा। इफ ई इज एनी इवेंट, ठीक है ना, एनी इवेंट फ्रॉम सैंपल स्पेस ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, then PE always greater than or equal to 0। मैं रहता हूँ मिनिमम प्रोबेबिलिटी कितना हो 0। सेकंड लिखो, सेकंड क्या लिखो, PS प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस कितना होगा 1, या फिर मैं बोलूं प्रोबेबिलिटी ऑफ जिसको बोलते हैं श्योर इवेंट, ऐसे क्या बोलते हैं, श्योर इवेंट हमेशा कितना 1, ठीक है ना। तीसरा केस प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई मतलब इम्पॉसिबल इवेंट कितना होगा 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है ना, ऑलवेज इक्वल टू 0। फटाफट से नोट कर लो जरा, ठीक है ना। ओके, आइए तुम समझ में आ गया हो, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखा तुमने, ओहो, नेक्स्ट 4th पॉइंट लिखना। 4th पॉइंट, if E and F are mutually exclusive events, अब exclusive events है तो सर एक बात बोलूं, E इंटरसेक्शन F कितना है, तुम बोलोगे सर फाई, am I right? सही है कि नहीं। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट E इंटरसेक्शन F कितना आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फाई, नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब नल सेट में एलिमेंट कितने होते हैं 0, राइट। तो तुम मुझे क्या बोलोगे सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन F, हालांकि प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन F का तो फॉर्मूला नहीं पता, तो फिर भी लिख लो प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ F माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F, इंटरसेक्शन नॉट यूनियन,
अब दिस इज कितना है 0, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन F इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ F, राइट अगेन। ये केस कब आ गया, ये केस तब आ गया जब E और F म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। अगर E और F म्यूचुअली बोल दिया कि A एंड D आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, तो डायरेक्ट में क्या यूज करना है, P प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 0। ध्यान लिखना, इफ E and F are mutually exclusive events, राइट है कि नहीं। तो इस चीज को नोटिस कर लो, नोट करो, ठीक है ना। आगे चलते, आइए तुम समझ में आ गया व्हाट आई वांट टू से, ठीक है ना। नेक्स्ट, नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता वो तुम। अच्छा नेक्स्ट लेना, इफ नेक्स्ट वन, इफ S be the sample space, ठीक है ना, सैंपल स्पेस, ठीक है ना, be the sample space containing outcomes, देखा containing outcomes S equal to कैसे लिख रहा, ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 डॉट ओमेगा, ठीक है ना। ओके, समझ में आया। देन अब देखो यहां से, देन इसके केस में दो चार केस लगा, देन नंबर ए, ठीक है ना। पहला केस, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी डालो, किसी भी इवेंट, जैसे ओमेगा 1 की प्रोबेबिलिटी रहता है, इवेंट है ओमेगा 1 का एक इवेंट है, एक आउटकम है, एक आउटकम क्या होता है, इवेंट होता है, राइट। एनी आउटकम ऑफ सैंपल स्पेस will be an event, always be an event, ऐसा समझो। any outcome of a sample space always be an event, और event की प्रोबेबिलिटी हमेशा greater than equal to 0 less than equal to 1, ठीक है ना। for I belongs to n मतलब ये, ठीक है ना। नेक्स्ट b n belongs to कितना, नेचुरल नंबर, समझो n। अच्छा एक बात, तो ये जितने भी इवेंट है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा 3 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा n, इन सब का सम कितना आएगा, इक्वल टू 1। सही है क्या, सारे एलिमेंट की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होगा, इक्वल टू 1 होगा। यहां पर ऐसे समझूं, समेशन I from 1 to n प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा i विल बी इक्वल टू 1। इज दैट क्लियर, ठीक है ना। जितने भी इवेंट, अगर सैंपल पॉइंट से सैंपल स्पेस है, तो सबकी प्रोबेबिलिटी का इवेंट, सारे इवेंट की प्रोबेबिलिटी का सम कितना आएगा, 1, ठीक है ना। नेक्स्ट आने को नेक्स्ट देखो, अब देखो कहानी। अब तुम्हें जो क्वेश्चन में एक्चुअली करें क्लासिकल डेफिनेशन, ये तो तुम्हें याद करनी है, कंसेप्चुअल है, ठीक है, बहुत सिंपल चीज है। अब लिखो मैथमेटिकल डेफिनेशन, अच्छा वो जो एक्जियोमेट्रिक थी ना, एक्जियोमेट्रिक वो अलग थी, मैथमेटिकल को क्लासिक बोलते हैं, ठीक है, थोड़ा कन्वर्जन कर। मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी उसको बोलते हैं क्लासिक, ठीक है ना। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो, मतलब कंफ्यूज मत होना, वर्डिंग इधर उधर हो। तो मैथमेटिकल ऑब्लिक क्लासिकल इसको बोलते हैं। तो यार इसकी तो क्लासिकल उल्टा होगा, क्लासिकल इजी हो गया, ठीक है ना। मैथमेटिकल ऑब्लिक क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। ज्यादा टफ नहीं, सिंपल। तुम्हें देखना है फेवर में केस कितना है और टोटल केसेस कितना है, ठीक है ना। तो इफ या लिखना, इफ S इज द सैंपल स्पेस ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट
and E is an event from sample space S, then probability of event E, probability of event E is equal to number of favorable outcomes. E के फेवर में कितने आ रहे हैं? नंबर ऑफ favorable outcomes for event E, ठीक है ना, dividing total number of outcomes in sample space, total number of outcomes in sample space, ठीक है ना, सैंपल स्पेस समझते चलना, ठीक है ना। इसका मतलब मैं इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई बोलूंगा, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एन ई, मतलब इवेंट ए के लिए कितने एलिमेंट है डिवाइड बाई एन एस, ठीक है। अब देखो इवेंट ई है, इवेंट ई इज द सबसेट ऑफ एस, सही बोल रहा हूं क्या? इवेंट ई जो भी सैंपल पॉइंट है वो ऐसे तो लूंगा ना हर एक, ये तो मैं ऑलरेडी कल पढ़ा चुका। इवेंट ई जो भी तुम्हारा इवेंट आएगा उसका जो तुम्हारा पॉइंट है वो कहां से लूंगा? सैंपल स्पेस, ठीक है ना। इसका मतलब एक बात बताओ, सैंपल स्पेस से लोगे तो सैंपल स्पेस क्या है? एज अ यूनिवर्सल सेट, सैंपल स्पेस प्ले रोल एज यूनिवर्सल सेट इन प्रोबेबिलिटी फॉर ईच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। मैंने बताया था। इसका मतलब इवेंट ई में जो नंबर ऑफ एलिमेंट इवेंट होगा क्या वो इससे लेस होगा? सही है कि नहीं? क्या वो इससे लेस होगा? इसका मतलब नंबर ऑफ डिवाइड बाई क्या वो ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 1 आ गया, एनएस का डिवाइड करके, लेकिन क्या वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा? अच्छा 0 से ग्रेटर होगा। अरे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ई, क्या नंबर ऑफ एलिमेंट 0 से कम हो सकता है क्या? या तो 0 या 0 से ग्रेटर। तो ये क्या है? ये फंडा तुमसे बोल रहा है दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, क्या बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, और जो कि हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। इज दैट क्लियर नॉट? ठीक है ना, तो नोट कर लो इस चीज को, रटेगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। तुम्हारा बेसिक फंडा चल रहा है, समझते चल रहा है, ठीक है। तो मैं इसको रफ करता हूं, आई होप समझ में आ रहा होगा। ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट किस लिखना? ऐसे लिखना ई, ऐसे लिखना, तो ठीक है ऐसे लिखना, कोई दिक्कत होगी? 5 हर एक सेट का सबसेट होगा, तो नंबर ऑफ ई एक्सप्लेन कैसे करना है? ग्रेटर देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 5 सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ ई डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ एस, नंबर ऑफ एस, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होता है? 5 में 0, नंबर ऑफ एस, ठीक है ना। ये क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, ये कितना होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है ना। ओके ये भी समझना होगा, ये भी ठीक है। ओके ठीक है ना। यहां लिखना 5 इज इम्पॉसिबल इवेंट, स्टार्ट करके 5 इज इम्पॉसिबल इवेंट, इज इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट मतलब पॉसिबल ही नहीं है सर। अब पॉसिबल ही नहीं है तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा? नंबर ऑफ उसके आउटकम कितने होंगे? 0, तो दैट्स व्हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज 0, ठीक है ना। सेकंड, एस इज अ श्योर इवेंट, श्योर इवेंट, और श्योर इवेंट है तो जब मैंने बोला कि मेरे पास एक कोइन है, सुनना मेरे पास एक कोइन है
और मुझे पता है कि दोनों साइड उसके हेड है, मतलब फेयर नहीं, अनफेयर कोई नहीं, दोनों साइड हेड, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी सर मुझे पता है आना ही आना है, कैसा भी आएगा हेड ही आएगा ना, ठीक है ना। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी सर 1/1, हेड आने के केस कितने 2, टोटल आउटकम कितने 2, अरे दोनों साइड हेड इधर भी हेड इधर भी, ठीक है ना। तो हेड आने के केस कितने 2 और टेल आने के सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने की कितनी 2/2। अच्छा मैं तुमसे उल्टा पूछूं, टोटल दोनों साइड में कितना हेड, ठीक है, दोनों साइड में क्या है, अब मैं तुमसे पूछूं कि टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो तुम बोलो सर टेल आ ही नहीं सकता, टेल तो है ही नहीं, तो तुम क्या बोलोगे टेल इज इम्पॉसिबल इवेंट, इन दिस केस टेल इज द इम्पॉसिबल इवेंट, और इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी कितना होगा 0, क्योंकि टेल का केस पॉसिबल ही नहीं है सर, है, और टोटल केस कितने 2, तो प्रोबेबिलिटी कितना है 0। तो यहां पर श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इक्वल टू 1, इज दैट क्लियर आप, ये चीज नोटिस करिए, ठीक है ना। ओके अब देखो दूसरी कहानी अब देखो, ठीक है ना। एक नोट डाल के लिखना, नोट डाल के बहुत शानदार है। इफ ई इज एन इवेंट फ्रॉम सैंपल स्पेस ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट and E dash के बारे में कल में पढ़ाया था, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, E dash is the complement event of E, ठीक है, इतना समझिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट ऑफ। अब देखो यहां पर रिलेशन निकालना, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ ए इवेंट ई, देखो ये मेरे पास सैंपल स्पेस है, डायग्राम मारेंगे, ये क्या मेरे पास सैंपल स्पेस, ये एक इवेंट है ई, सैंपल स्पेस पूरा रेक्टेंगल है, तो मैं तुमसे बोलूं ई के बाहर जो तुम्हें दिख रहा है, अरे ई के बाहर में जो तुम्हें दिख रहा है वो तुम्हारे पास क्या है, ये वाला चीज, तुम पता मुझे क्या बोलोगे, दिस इज ई डैश, है भाई डाटा, क्या बोलने वाले हो तुम मुझे, दिस इज ई डैश, है भाई डाटा, दिस इज एस एंड दिस इज ई डैश, एस मतलब पूरा, ठीक है ना। अब मुझे बताओ ई और एस का, ई यूनियन ई डैश कितना है, एस आएगा, ठीक है ना। तो यहां से एक पॉइंट तो मिलेगा, ई एंड ई डैश म्यूचुअली एग्जॉस्टिव होगा क्या, एग्जॉस्टिव, ठीक है ना। ओके दूसरी बात कोई दिक्कत, दूसरा केस, तो म्यूचुअली एग्जॉस्टिव है, तो मैं कल को तुमसे ये पूछूं प्रोबेबिलिटी ऑफ, ध्यान दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन ई डैश, तुम क्या बोलोगे, ऐसे नहीं, ऐसे बोलो कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई यूनियन ई डैश, तुम बोलोगे सब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एस, ठीक है ना। तो यानी कि इसका डिवाइड कर दो, ई यूनियन ई डैश एनएस बाई एनएस, दोनों साइड डिवाइड कर दो, रेडी, ठीक है ना। ओके तो ध्यान से देखो इधर, हर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत तगड़ा खेल चल रहा है, तो ध्यान से देखो ये कितना आ गया, ये आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन ई डैश, तुम्हारे पास कितना आ गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत, यानी कि दो एग्जॉस्टिव इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा कितना आएगा, 2 और मोर देन 2, ठीक है ना। दूसरा केस, अगर मैं तुमसे पूछूं यहां पर देखो दूसरा केस, तुम मुझे एक बात बताओ, ई इंटरसेक्शन ई डैश कितना आएगा, तुम बोलोगे अरे कुछ कॉमन आएगा क्या, ये अलग है ये अलग, कुछ भी कॉमन नहीं, तो मतलब एक बात बताओ, नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन ई डैश कितना है, तुम बोलोगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन 5 है, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन 5 कितना होता है 0, नंबर ऑफ
एलिमेंट ई इंटरसेक्शन ई डैश, सही है क्या? देखते चलना, इसका मतलब एक बात मुझे समझ में आ गई, इस डायग्राम को मिटाई तो तुम्हें समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? ध्यान से देखो, ध्यान से देख के बताओ, एक बार मैं तुम्हें एनएस का डिवाइड कर दूं, ई इंटरसेक्शन ई डैश डिवाइड बाई एनएस, 0 आ गया, इसका मतलब ओ इंटरसेक्शन, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन ई डैश कितना आ गया? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हमेशा एक्सक्लूसिव होती है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो यहां से क्या बोलोगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। स्टेटमेंट देखते चलना, एक्सक्लूसिव यानी कि पहले मैंने बताया म्यूचुअली कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स आर ऑलवेज म्यूचुअली एग्जॉस्टिव एंड कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स आर आल्सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, हमेशा ऑलवेज। तो अगर दोनों कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालो, हमेशा कितना आएगा? इंटरसेक्शन का 0 और यूनियन का हमेशा 1। अब देखो खास बात कितना है, इसको मैं रफ कर देता हूं, तुम्हें इतना समझ में आ रहा है कि नहीं? तुमने मेरे पास बोला कि सर एक बात बताओ, इंपॉर्टेंट बात यहां से आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट बात, तुमने निकाला सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डैश ई डैश, एफ डैश नहीं, तुम बोलोगे सर ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डैश ई डैश प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डैश एट ई डैश। अब तुम्हें पता है ये तो 0 है सर, बिकॉज ये क्या कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, तो ये कितना है? इसका मतलब पॉइंट इंपोर्टेंट क्या है? पी ई इंटरसेक्शन ई डैश इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश, राइट? बट दिस इज इक्वल टू 1, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E डैश इक्वल टू 1। कहने का मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी का सम कितना आता है? दो इवेंट है, एक इवेंट है, दूसरा उसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है, दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होगा? तो लिख लेना स्टेटमेंट, द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ इवेंट्स एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑलवेज बी इक्वल टू 1, ठीक है ना? द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज इवेंट एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स ऑलवेज sum of the probabilities of event E and its complementary event E dash always must be equal to 1, and their intersection, the probability of their intersection will be 0 because mutually exclusive, and the probability of union will be equal to 1 because mutually exhaustive, ठीक है ना? तो ये हमारा स्टेटमेंट था। तो आज की क्लास में हम यही तक फिनिश कर रहे हैं, बट अगेन नेक्स्ट क्लास में हमारा प्रोबेबिलिटी स्टार्ट हो चुका है, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, बहुत शानदार टॉपिक स्टार्ट किए, आई थिंक तुम्हें समझ में आ गया। अब तुम्हारा मैथमेटिकल फंडा चलता रहेगा, सारा का सारा पीएनसी एक बार रिवाइज करो, सारे के सारे कंसेप्ट वहां से उठाने वाला हूँ, वो यहाँ मतलब वहाँ क्वेश्चन में उनका यूज करूंगा कि मैक्सिमम केस वहां से मतलब क्वेश्चन बनता है, तो मैं सैंपल स्पेस निकालने के लिए वो वाला फंडा आना चाहिए, सैंपल स्पेस का केस तुम जो निकाल दोगे ना, मतलब प्रोबेबिलिटी तुम निकाल दो, तुमने देखा ना कि टोटल कि किसके रेस्पेक्ट में टोटल नंबर, मतलब क्लास मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या दी कि टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ई एंड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन सैंपल स्पेस। तो मैक्सिमम फंडा क्या है? सैंपल स्पेस तो हर बार काम आएगा, सैंपल स्पेस में टोटल आउटकम क्या है वो निकालना चाहिए। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू दैट रिवाइज द टॉपिक पीएनसी, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, तो उसको पूरा रिवाइज करो, जो भी कंसेप्ट में से पूछो, जो भी डाउट है मेरे से पूछो, आई विल क्लियर योर डाउट्स, ओके? क्योंकि बिकॉज पीएनसी प्रोबेबिलिटी, पीएनसी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी बोथ आर इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और जेईई मेंस जेईई कभी भी इसके टॉपिक को स्किप नहीं करते, हमेशा इसमें क्वेश्चन डालती, नॉट ओनली जेईई मेंस जेईई अदर एंट्रेंस एग्जाम और भी बड़ी बड़ी एग्जाम आइजर हो गए, ठीक है ना, बिट सेट हो गए, ये सारे बहुत बड़ी बड़ी एग्जाम है, ये भी क्या करते हैं इन दो टॉपिक से क्वेश्चन डालते हैं, ठीक है ना? तो आज के इतना ही काफी है, नेक्स्ट क्लास मिलेंगे, एंड हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।